हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो एडजॉइंट ऑफ ए एंड इनवर्स ऑफ ए, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट निकालता हूं और इनवर्स निकालता हूं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो कैसे याद कर सकते हैं और उनका क्या यूज होगा। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है ना, जो मेरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हमने करा ना, इनकी एप्लीकेशंस कुछ हम लोग देखेंगे। इनकी एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो अगर मैं एप्लीकेशन देखूंगा ना, वो मैं एक बार डिटर्मिनेंट की देखते हैं। डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशंस में क्या क्या आता है। डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन में मुझे अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हो, तो डिटर्मिनेंट से मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, सपोज कीजिए कि मुझे अगर कोई ट्रायंगल है, उसके तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं कि ए मेरा है x1 y1, b मेरा है x2 y2 और c मेरा है x3 y3। ठीक है जी, इस तरीके से मुझे तीन पॉइंट दिए हुए हैं और यहां से अगर मुझे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, हाफ ऑफ, मैं इसके तीनों पॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, बट उसको लिखूंगा किस तरीके से, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। अब यहां से जब मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का वो ये है कि हम लोग जो है डिटर्मिनेंट का यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो वो तब तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई तीन पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो ए है मेरे पास 2,3, बी है मेरे पास 5,1 एंड सी है मेरे पास 7,3। ठीक है ना, अब मेरे पास ये ट्रायंगल बन रहा है तो मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा वो मेरे पास क्या बनेगा, हाफ इंटू, सबसे पहले मैं 2 और 3 लिखूंगा, 2 3 1, फिर मैं लिखूंगा 5 1 1, आफ्टर दैट 7 3 1। तो अब यहां पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा देता हूं। मैं क्या करूंगा, R2 को R1 से माइनस कर दूंगा और R3 को मैं R1 से माइनस कर दूंगा। ऐसा करने पे मेरे पास क्या बचेगा, अब मैं यहाँ पे दो ऑपरेशंस लगा रहा हूँ। एक तो मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R1 से, दूसरा मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस R1 से। ठीक है ना, ऐसा करने पे देखिए क्या बनता है मेरे पास, 2 3 1, 3 माइनस का 2 0, 5 0 0। ठीक है, तो अब मैं अपना जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करके अपना डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो यहाँ पे मेरा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ये रो और ये कॉलम गया, तो मेरे पास बन गया हाफ इंटू में 1 इंटू में 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस का 10, तो मेरे पास ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है ना, 5 यूनिट्स का स्क्वायर। तो मेरे पास एरिया क्या आ गया, 5 यूनिट स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अब यहीं से मैं कोलिनैरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स भी निकाल सकता हूं। ठीक है ना, कोलिनैरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, कोलिनैरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो। ठीक है ना, अब एक बात समझना, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट मेरे एक ही लाइन पे, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है या एरिया है, 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन जाता है ना, तो अगर ये एक ही लाइन पे है तो तीनों का जो इन 3 पॉइंट से मैं एरिया निकालूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे अगर मेरे 3 पॉइंट वो ये है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3,
तो यहाँ पे इनका जो एरिया का मैं ट्रायंगल निकालूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। ऐसा करने पे अगर इसका डिटर्मिनेंट मेरा 0 आता है तो मतलब कि तीनों के तीनों पॉइंट मेरे क्या है, कोलिनियर है। ठीक है जी, कोलिनियर मतलब क्या हो गया कि तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अब इसके बाद जो इसका आगे एक प्रॉपर्टी है या एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, उससे हम लोग एक इक्वेशन निकाल सकते हैं जो 2 पॉइंटों से पास कर रही हो। जो 2 पॉइंटों से पास कर रही हो तो मैं ऐसी एक इक्वेशन निकाल सकता हूं। सेकंड क्या है, ये मैं अभी तक डिटर्मिनेंट के ही लिखवा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, मान लीजिए मेरे 2 पॉइंट वो यही है कि x1 कोमा y1 और b है मेरे पास x2 कोमा y2। ठीक है जी। अब यहां से मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं बस। ठीक है जी, इस तरीके से मैं क्या है एक लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दूं कि मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो मेरा a इज इक्वल टू 2,3 और b इज इक्वल टू मेरा 4,5 से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आ जाएगी मेरे पास, x y 1 2 3 1 4 5 1। ठीक है जी, यहां से ये डिटर्मिनेंट को मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूं तो देखिए क्या बनता है। पहली रो के अकॉर्डिंग मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, x 3 माइनस 5 माइनस का 2 माइनस का y 2 माइनस 4 माइनस का 2 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +1 इंटू में 10 माइनस 12 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस का 2 तो हर जगह से कॉमन चला जाएगा तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन आ रही है। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अगर मुझे 2 पॉइंट बताऊं। अब उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कैसे होती है। ठीक है ना, फिर इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। जब यहाँ पे राइट हैंड साइड मेरे को कुछ ना कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू दिख रही है, तो ये जो मेरी इक्वेशंस है इनको मैं बोलूंगा नॉन होमोजीनियस। मेरी ये कौन सी इक्वेशंस होगी, नॉन होमोजीनियस। और एक होती है होमोजीनियस। अब होमोजीनियस इक्वेशंस मेरी कौन सी होंगी, अगर इक्वल टू में यहाँ पे d1 d2 d3 की वैल्यू क्या है, अगर मेरी यहाँ पे d1 d2 और d3 तीनों की ही वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 0। कहने का मतलब इक्वेशन मेरी होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y
प्लस C3Z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, तो ये जो मेरी इक्वेशंस होंगी वो कौन सी होंगी, होमोजीनियस। ठीक है जी। ये दो टाइप की इक्वेशंस होती है, मुझे आगे इनके सॉल्यूशन निकालने होते हैं। सबसे पहले तो मुझे टाइप निकालना होता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, उसके बाद अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप को समझते हैं कि टाइप का मतलब क्या है। टाइप का मतलब क्या है, दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट। नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा हूं मैं। अगर मेरा कोई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसमें दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारा वो होता है जहां पे वेरिएबल की एटलीस्ट वन वैल्यू। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, जहां पे एटलीस्ट मेरे पास जो है वो वन सॉल्यूशन हो। ठीक है ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। तो इसमें सॉल्यूशन भी दो तरीके के बनते हैं। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में दो तरीके के बनेंगे, या तो तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही मेरे क्या है, कंसिस्टेंट। और नॉन कंसिस्टेंट में मेरे पास क्या है, जब सॉल्यूशन नहीं होता तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मेरा क्या होगा कि वहां पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दो ही तरीके के सॉल्यूशन निकलते हैं। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा कि एक्स वाई जेड की सिर्फ यूनिक वैल्यू होगी, या फिर एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होंगी, तो वो तो मेरा हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा तो उसको मैं बोलूंगा नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है जी, ये मैंने बताया नॉन होमोजीनियस में। होमोजीनियस में क्या होता है, अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तो होमोजीनियस में मेरा जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होता ही है। या तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, नॉन होमोजीनियस में या तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा या फिर मेरा इनफाइनाइट मैनी। ठीक है जी, यूनिक सॉल्यूशन मेरा कब होएगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन को सॉरी मैं क्या बोलूंगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को यहाँ पे मैं बोलूंगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं बोलूंगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये साथ के साथ है ना, तुम लोग एक बार पेपर पे लिखते जाना, जब मैं आगे इसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तब अच्छे से चीजें समझ आएंगी हमें। ठीक है ना, तब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अब आते हैं पॉइंट पे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं मैंने तुम्हें क्या क्या चीजें बताई। मैंने तुम्हें बताया हमारी दो तरह की इक्वेशंस होंगी, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस कैसे होगी, यहाँ पे ये d1 d2 d3 होगा, और इधर ये d1 d2 d3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, d1 d2 d3 मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि तुम्हारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो हमसे ये पूछेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन दो होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये मैं बात कर रहा हूं नॉन होमोजीनियस की। नॉन होमोजीनियस में दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, जहां पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, जहां पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। अब इसमें भी दो केस ही बनते हैं, सिर्फ हमारी जो इक्वेशन बनेंगी उसमें सिर्फ दो ही केस बनेंगे, या तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मेरा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनकी मैं कंडीशंस अभी बताऊंगा कि कब मेरा कंसिस्टेंट होगा, कब मेरा वो फिर कंसिस्टेंट होने के बाद वो यूनिक होगा, और कब मेरा वो इनफाइनाइट मैनी होगा। ठीक है ना, अगर सॉल्यूशन मेरा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें नो सॉल्यूशन होता है कि भाई उनकी कोई भी वैल्यू नहीं बन सकती।
अगर मैं बात करूं होमोजीनियस की, होमोजीनियस में मेरे पास दो ही सोल्यूशन बनते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट मैनी। यूनिक सॉल्यूशन को मैं ट्रिवियल बोल देता हूँ, इनफाइनाइट को मैं नॉन ट्रिवियल बोल देता हूँ। ठीक है जी। अब आते हैं काम की चीज पे। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन देखूंगा नॉन होमोजीनियस के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इसके जो हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे ना, वो मैं डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकता हूं और मैट्रिक्स से भी निकाल सकता हूं। ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने के मेरे पास अब यहाँ पे दो रूल है या दो तरीके, या तो मैं यूजिंग मैट्रिक्स या फिर यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वाले को हम लोग क्रैमर रूल भी बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। ठीक है जी। तो मैं एक बार पहले ये मैट्रिक्स मेथड एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर मैं हमारा जो है वो क्रैमर रूल एक्सप्लेन करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं जो ये सॉल्यूशन है ना, ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 a3 b3 c3 है, ये वेरिएबल के हमें कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, तो मैं इनको एक ए मैट्रिक्स बना लूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मैं एक ए मैट्रिक्स ले लूंगा। ए मैट्रिक्स मेरी कौन सी होगी, कोफिशिएंट्स की, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है जी। अभी मैं एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे ही बनाता हूं। सबसे पहले मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में मैं पहले ए मैट्रिक्स बनाऊंगा जो सिर्फ कोफिशिएंट की होगी। वो मेरा हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। फिर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा x, जो कि मेरी है वेरिएबल की, x y z। फिर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा b, जो कि है मेरे इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट आ रहे हैं, d1 d2 d3। ठीक है जी। तो यहां पे मुझे क्या दिखेगा कि अगर मैं a इंटू एक्स करता हूं तो वो मेरा b के इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे a1 x1 प्लस b1 y प्लस c1 z, ये सब मेरा कब बनेगा, जब मैं a मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे x y और z की वैल्यू चाहिए ना, जब x y और z की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a इनवर्स b। x इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, a इनवर्स निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a इनवर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब यहां पे जो कंडीशन बनेगी ना, इसको मैं आगे लिखता हूं। मेरा बन रहा है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a। मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है, अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर मेरा डिटर्मिनेंट a जो है वो नॉट इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, तब मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा।
अगर यूनिक सॉल्यूशन बन गया तो वो मेरा कंसिस्टेंट भी होगा। ठीक है ना, तो जो मेरा यूनिक सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट भी है। तो जब a डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ गया तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। और मैं यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूं? a इनवर्स b से इसको सोल्व करूंगा, कंपेयर करके x, y और z की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है जी। अगर यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a मेरा जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, इक्वल टू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। फिर उसके बाद मुझे निकालना पड़ेगा यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अगर मेरा यहां पे ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसके बाद मैं निकालूंगा, मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए होगी एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। ये मैट्रिक्स मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। फिर यहां पे दो कंडीशनें बनेंगी कि अगर तो मेरा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है या फिर 0 नहीं है। ठीक है ना, कि भाई वो मेरा जो है वो नल मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स नहीं है। यहां पे मैंने ये डिटर्मिनेंट नहीं निकाला हुआ कि या तो मेरा ये नल मैट्रिक्स होगा या फिर नल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो जब ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहां पे मेरे पास आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब आ गया तो ये मेरा सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगर मेरा ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो यहां पे मेरे पास आएगा नो सॉल्यूशन। और अगर ये नो सॉल्यूशन आ गया तो ये मेरा सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, बात समझ आ गई ना कि मैं मैट्रिक्स मेथड से अपना जो है वो सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूं। तुम इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तुम्हारे काम आएगा, इसको ढंग से समझ लेना। ठीक है। ये मैंने बताया किसके लिए? नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशंस के लिए, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। ठीक है जी, ये मैंने किसके लिए बताया? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। और अगर मैं मान लो मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशंस है, ठीक है ना, उसको भी मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मेथड दोनों से कर सकता हूं। और ये मान लो मेरा ये a1x प्लस b1y प्लस c1 z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास जो A मैट्रिक्स बन रहा है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और X मैट्रिक्स बन रहा है मेरे पास X Y Z। तो यहां पे अब मुझे क्या दिख रहा है कि जो मेरा A इंटू एक्स है वो इक्वल टू 0 है। A इंटू एक्स क्या है मेरा? इक्वल टू 0 है। यहां पे सॉल्यूशन मेरा हमेशा क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। बट कंसिस्टेंट में भी अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो मैं उसको ट्रिवियल बोलूंगा, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? नॉन ट्रिवियल। अब इस केस को सोल्व करना थोड़ा इजी रहता है। अब इसमें मैं क्या चेक करूंगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही मुझे निकालना पड़ेगा। अगर तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पे नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है ना, ए एक्स इज इक्वल टू 0 में मैं क्या करूंगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। अगर तो मेरा वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन
जब ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो यहाँ पे जो यूनिक सॉल्यूशन मेरा रहेगा ना वो हमेशा एक ही रहेगा, वो रहेगा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, और ये सॉल्यूशन मेरा कौन सा है, ट्रिवियल। अगर यहाँ पे ये मेरा इक्वल टू 0 आया तो ये सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस तो मतलब कि ये मेरा क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो मतलब कि कौन सा हो गया, नॉन ट्रिवियल। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ आई होगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो मेरा कितना हो गया, वो नॉन ट्रिवियल। पॉइंट समझ आ गया। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग z को k पुट कर लेंगे एंड x और y जो है उसको हम लोग k की फॉर्म में निकालेंगे। z को k पुट कर लेंगे, जैसे मान लो ये इक्वेशन थी, यहां पे मैंने z को k पुट कर लिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1k, माइनस का कर लेते हैं a2x प्लस b2y माइनस का c2k। दो इक्वेशन से मैं सोल्व करके यहाँ पे x और y को k की फॉर्म में निकालूंगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में हम लोग यही करेंगे, चाहे वो मेरा होमोजीनियस हो चाहे मेरा वो नॉन होमोजीनियस हो। जहां पे ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, z को k पुट करके यहाँ पे इक्वेशंस मेरी कहाँ गई, इधर z को मैं k पुट कर लूंगा, x और y का जो वैल्यू है वो मैं k की फॉर्म में निकाल लूंगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ आई होगी, ठीक है जी। अब आगे हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, मतलब कि क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या रहेगा, जो मेरी मैट्रिक्स क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब मैं यहाँ पे चार मैट्रिसेस लूंगा, मतलब चार डिटर्मिनेंट लूंगा। सबसे पहला डी डिटर्मिनेंट तो मेरा आएगा जो इनकी कोफिशिएंट है, जो इनकी क्या है, कोफिशिएंट है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। दूसरा डिटर्मिनेंट होगा मेरा d1। अब इसमें मेरे पास क्या रहेगा, d1 में मेरे पास क्या रहेगा, जो मेरा ये पहला कॉलम है ना, इसको मैं इस वाले कॉलम से रिप्लेस कर दूंगा, d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दूंगा। पहले कॉलम को मैं रिप्लेस कर दूंगा d1 d2 d3 से, बाकी मेरा सेम रहेगा। d2 जब मैं लूंगा यहाँ पे, तब मैं क्या करूंगा, d2 लिया तो मैं अब की बार सेकंड कॉलम को रिप्लेस करूंगा। पहला a1 a2 a3 सेम रहेगा, d1 d2 d3 c1 c2 c3, ठीक है जी। अब चौथा डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा। अब की बार मैं क्या करूंगा, सॉरी तीसरा ये वाला d3 मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मैं तीसरे कॉलम को चेंज करूंगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने करा। अब यहां पे भी सबसे पहले मैं वही चेक करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी मेरा अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मेरा डी क्या आ रहा है, सबसे पहले मैं चेकआउट करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ डी। अगर मेरा ये डिटर्मिनेंट ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सॉरी, अगर तो ये आ रहा है मेरा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, तब तो मेरे पास होएगा यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। एक तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट भी है। अब यहाँ पे मैं x1 x2 x y और z की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू मेरी निकलेगी d1 by d से,
y की वैल्यू मेरी निकलेगी dy d2 बाई डी से, और z की वैल्यू मेरी निकलेगी d3 बाई डी से। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, अगर मेरा यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया, फिर मैं चेक करूंगा ये कि मेरा d1 d2 और d3 ये तीनों के तीनों ही जीरो होने चाहिए, तीनों के तीनों ही जीरो होने चाहिए। जब ये तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो कंसिस्टेंट ये भी होएगा। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया तो इनकी वैल्यूज मैं कैसे निकालूंगा? अभी अभी मैंने बताया ना, z को मैं k पुट कर दूंगा, x और y की वैल्यू उस k की फॉर्म में निकालूंगा। ठीक है ना? अगर इन तीनों में से कोई भी एटलीस्ट वन d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी एक जीरो के इक्वल नहीं है, मिनिमम मेरे को एक चाहिए जो जीरो के इक्वल ना हो, तब मेरे पास यहां पे आ जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ गया तो ये मेरा कौन सा हो गया? इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट मेथड से ये तो मैंने बताया तुम लोगों को होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, सॉरी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। ये सॉल्यूशन मेरा किसके लिए है? नॉन होमोजीनियस के लिए। अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं, अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तब भी मेरे पास यही चीजें होंगी। होमोजीनियस में क्या रहेगा? होमोजीनियस में मेरे पास क्या रहेगा? अगर तो मेरा d इज इक्वल टू जीरो है, अगर तो मेरा d इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। बस होमोजीनियस में कुछ भी नहीं है। अगर तो ये डिटर्मिनेंट मेरा इक्वल टू जीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ मेरा जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है ना? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर मेरा ये यहाँ पे जीरो आ जाता है, ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो ये मेरा रहेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो कंसिस्टेंट तो होगा ही। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल मतलब कि यूनिक। और इसमें यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू क्या रहेगी? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मेरा क्या रहेगा? जीरो के इक्वल ही रहेगा। अगर ये मेरा इधर मेरा इक्वल टू जीरो आ जाता है, ये अगर ये मेरा इक्वल टू जीरो आ जाता है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नॉन ट्रिवियल, जो कि मेरा क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल। तो ये मेरे पास आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया तो x y z की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? मैं z को k पुट कर लूंगा, z को k पुट कर लूंगा और x और y की जो वैल्यू है वो k की फॉर्म में निकालूंगा। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस समझ आया होगा। अच्छे से मैंने चीज को एक्सप्लेन कर दिया, इस थ्योरी को अच्छे से समझ लेना। फिर कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद PYQ। ठीक है जी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।